और पहली खबर है मिडिल ईस्ट से, जहां के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के सीज़फायर के संकेत, दूसरी तरफ ईरान की चेतावनी सामने। सवाल ये कि क्या मिडिल ईस्ट में महाविनाश टल चुका है, और क्या सच में अब लगभग 24 दिन के युद्ध के बाद यह शांति की शुरुआत है, या फिर तूफान से पहले की खामोशी? अगले 5 दिन तय करेंगे कि दुनिया जंग में की आग में झुलसेगी या कूटनीति से महाविनाश टल जाएगा। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ट्रंप ये कह चुके हैं कि हॉर्मुज नहीं खुला तो ईरान पर हमला होगा। तो ईरान का मैसेज ये क्लियर है कि ऐसा हुआ तो हॉर्मुज को हमेशा के लिए बंद किया जाएगा। ट्रंप ने पावर प्लांट्स को निशाना बनाने का अल्टीमेटम भी दिया गया, लेकिन ईरान ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो अरब के जितने वाटर सैलिनेशन प्लांट हैं, जहां से पानी शुद्ध करके पिया जाता है, उनको खत्म कर दिया जाएगा। ट्रंप ईरान का नामो निशान खत्म करने के मिशन पर हैं, तो ईरान भी विजन एकदम साफ लेकर चल रहा है। अमेरिकी मिलिट्री बेस को टारगेट किया जाएगा और बड़ा नुकसान पहुंचाया जाएगा। इन सब के बीच ईरान ने यह भी साफ किया कि ना तो अमेरिका से बात हो रही है, ना ही वो झुकने को किसी भी कीमत पर तैयार है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि वॉर जोन में हालात लगातार बदल रहे हैं, हालात लगातार पलट रहे हैं। जो 11 घंटे की मियाद थी वो खत्म हो चुकी है, 5 दिन आगे बढ़ा दी गई है। इसी बीच बड़ी खबर है कि वॉर के बीच ट्रंप ने बयान दिया कि ईरान से वार्ता सकारात्मक रही है, अपना अल्टीमेटम वापस ले लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ये देखिए, सोशल मीडिया साइट पर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट भी किया, ये पोस्ट भी किया है, और 5 दिन तक पावर प्लांट पर हमला नहीं करने की बात कही है। एनर्जी इंफ्रा पर हमले 5 दिन के लिए टाल दिए गए। ये पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप का आप देख रहे हैं, जो मैं पढ़ के भी आपको बता देता हूं। कह रहे हैं कि आई एम प्लीज्ड टू रिपोर्ट दैट द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड द कंट्री ऑफ ईरान हैव हैड over the last 2 days very good and productive conversations regarding a complete and total resolution of our hostility in the Middle East. Based on the tenor and the tone of these detailed and constructive conversations which will continue throughout the week, I have instructed the Department of War to postpone any and all military strikes against Iranian power plants and energy infrastructure for the 5 days period. यानी 5 दिनों के लिए बातचीत सकारात्मक दिशा में जा रही है, और 5 दिनों के लिए किसी भी तरीके का एनर्जी इंफ्रा पर हमले को अमेरिका की तरफ से टाल दिया गया है, रोक दिया गया है। अब मैं बताता हूं कि आखिर ट्रंप के सीधे डायरेक्ट इस मैसेज के मायने क्या हैं। उस मायने को इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट में टला महाविनाश, 120 घंटे का सीज फायर ट्रंप के मन में। 36 घंटे पहले ट्रंप ने धमकी दी, जिससे दुनिया एक बड़े खतरे की तरफ बढ़ी। मिडिल ईस्ट की तपती जमीन पर जंग उस पड़ाव पर पहुंची जहां महाविनाश का टाइमर सेट हो चुका था। 24 दिनों से जारी अमेरिका ईरान टकराव अपने सबसे खतरनाक पड़ाव पर था, और अगले 11 घंटे में महायुद्ध की दशा और दिशा तय होने वाली थी। मगर तभी अमेरिकी प्रेसिडेंट ने नया ट्रंप कार्ड चला। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दुनिया को संदेश दिया कि 2 दिन से ईरान के साथ बातचीत सार्थक रही, अगले 5 दिन तक पावर प्लांट पर हमला नहीं होगा। ट्रंप का यह मैसेज ऐसे वक्त आया जब महाविनाश का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। हॉर्मुज स्ट्रेट ग्लोबल वॉर का ट्रिगर पॉइंट बन चुका था, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ अल्टीमेटम दिया कि 48 घंटे में हॉर्मुज खोलो, वरना ईरान के पावर प्लांट्स तबाह कर दिए जाएंगे। ट्रंप की इस धमकी के बाद तबाही का सिग्नल इसलिए भी स्ट्रांग, क्योंकि ईरान ने साफ कहा कि अगर पावर प्लांट्स पर हमला हुआ तो हॉर्मुज पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इजराइल के पावर और कम्युनिकेशन नेटवर्क टारगेट होंगे। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी बेस नहीं बचेंगे। अमेरिकी निवेश वाली कंपनियां भी निशाने पर होंगी। यानी अगर हमला हुआ तो काउंटर अटैक उससे भयावह होगा। इसकी चपेट में पूरा मिडिल ईस्ट आ सकता है। और इसी बीच मिडिल ईस्ट की जंग अब तेल से आगे बढ़कर पानी तक पहुंची दिखाई पड़ रही है। ईरान ने धमकी दी कि खाड़ी देशों की सबसे बड़ी लाइफलाइन पर खतरा खड़ा कर दिया है। अगर डीसैलिनेशन प्लांट निशाने पर आए, शहरों की रफ्तार थम सकती है। सवाल है कि क्या यह टकराव अब पानी की जंग में तब्दील होने वाला है? इसका असर दुनिया पर कितना गहरा पड़ने वाला है? उत्तर इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। क्या तेल के बाद पानी के लिए होगी जंग? क्या पानी के प्लांट पर अटैक करेगा ईरान?
क्या मिडिल ईस्ट की लड़ाई अब पानी तक आ चुकी है? अमेरिका ने हॉर्मूज पर महाविनाश की स्क्रिप्ट लिखी तो इसकी तपिश में मिडिल ईस्ट और जलेगा, क्योंकि अब तक ये जंग तेल और सैन्य ठिकानों के इर्द गिर्द थी, लेकिन ईरान की नई चेतावनी ने इस युद्ध का दायरा बढ़ा दिया। ईरान ने साफ कह दिया कि अगर उनके एनर्जी प्लांट्स पर हमला हुआ तो जवाब में वो मिडिल ईस्ट के डीसैलिनेशन प्लांट्स यानी पानी बनाने वाली फैक्ट्रीज को तबाह कर देगा। यानी ईरान का अगला टारगेट है अमेरिका का साथ देने वाले अरब देशों को पानी के लिए तरसाना, और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दूर पावर एंड वाटर प्लांट को ईरान उड़ा सकता है। इसके अलावा ईरान के हिट लिस्ट में सऊदी अरब का रास अल खैर डिसैलिनेशन प्लांट, अल शुएबा बिजली संयंत्र है, कतर का अल हॉल पावर प्लांट भी ईरान की लिस्ट में शामिल है, संयुक्त अरब अमीरात का तावीलाह डिसैलिनेशन प्लांट, कुवैत का अल जौर जल शुद्धिकरण कॉम्प्लेक्स और जॉर्डन का अकाबा थर्मल पावर प्लांट को उड़ाने की धमकी ईरान ने दी। अब मिसाइलों की जद में तेल की कुएं ही नहीं, खारे पानी को मीठा करने वाले प्लांट भी हैं। क्योंकि ईरान जानता है कि खाड़ी देशों की सबसे बड़ी कमजोरी पानी है। इन देशों की जमीन तेल से भरी है, लेकिन पीने लायक पानी लगभग नहीं के बराबर। यही वजह कि सऊदी अरब अपना करीब 70% पीने का पानी इन्हीं प्लांट्स से लेता है। कुवैत 90%, ओमान 86% और यूएई बड़ी मात्रा में इन्हीं प्लांट्स पर निर्भर है। मतलब अगर ये प्लांट बंद हुए तो नल सूख जाएंगे, खाड़ी देशों के शहर रुक जाएंगे। कुछ ही घंटों में अरब देश पानी की बूंद बूंद को तरस जाएंगे। खतरे को भांपते हुए अब खाड़ी देशों ने अपनी लाइफलाइन के चारों तरफ मिसाइल शील्ड तैनात कर दी है। पैट्रियट सिस्टम, आयरन डोम, ये सब छोटे छोटे जल भंडार और डिसैलिनेशन प्लांट्स के चारों तरफ। ये पूरी तैयारी उस आने वाले खतरे को देखते हुए की गई है जो कभी भी खाड़ी देशों की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन सवाल ये कि क्या इंतजाम ईरान की मिसाइलों को रोक पाएंगे? क्योंकि अगर एक भी बड़ा प्लांट गिरा तो असर सिर्फ एक शहर पर नहीं, पूरे देश पर होगा। क्योंकि कतर, कुवैत और यूएई जैसे देशों में पानी का रिजर्व सिर्फ कुछ दिनों का है। और सबसे बड़ा खतरा ये कि मिडिल ईस्ट के कई प्लांट पानी के साथ बिजली बनाते हैं। यानी एक हमला और खाड़ी देशों में दोहरी तबाही, पानी भी खत्म, बिजली भी गुल। पावर वर्सेस पानी की इस जंग में अमेरिका और ईरान का अगला कदम तय करेगा कि मिडिल ईस्ट का भविष्य क्या होगा। मिडिल ईस्ट की आग अब पूरी दुनिया को झुलसा रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी इस भीषण युद्ध का 24वां दिन है और पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त भारत की रणनीति पर हैं। पीएम मोदी ने लोकसभा में सरकार की तैयारी, युद्ध से पड़ने वाले प्रभाव और संकट पर भारत का खुलकर पक्ष रखा। उन्होंने क्या कहा, इस रिपोर्ट में आपको दिखा दूं। प्रधानमंत्री मोदी आज लोकसभा में उस संकट पर बोलने आए जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था की नींव हिलाकर रख दी है। पीएम ने कहा कि पश्चिम एशिया के हालात बेहद चिंताजनक हैं। युद्ध 3 हफ्तों से ज्यादा खिंच चुका है और इसका सीधा असर देश पर पड़ने वाला है, मगर हम हर संकट के लिए तैयार हैं। भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। आज भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार की तैयारी पर भी बात की। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार की कोशिश है कि देश में तेल और गैस का संकट न होने पाए। इसके लिए सरकार वैकल्पिक विकल्पों पर भी काम कर रही है, लेकिन संकट के समय कालाबाजारी करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा, ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। इसके लिए कड़ी मॉनिटरिंग जरूरी है। पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट के युद्ध पर भारत का रुख भी स्पष्ट कर दिया। प्रधानमंत्री ने देश को बताया कि भारत ने पश्चिम एशिया के राष्ट्राध्यक्षों से बात की है और जल्द तनाव खत्म करने को कहा है। साथ ही ये भी स्पष्ट संदेश दिया कि हॉर्मुज का रास्ता रोकना भारत स्वीकार नहीं करेगा। भारत ने नागरिकों, एनर्जी
और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। दरअसल मिडिल ईस्ट का युद्ध सिर्फ ईरान, इजराइल या अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के बीच नहीं रह गया है। भारत सरकार की नजरें उन 1 करोड़ देशवासियों पर है जो वहां काम कर रहे हैं। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि भारत शांति का पक्षधर जरूर है, लेकिन अपने हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह मुस्तैद और गंभीर भी है। हर चुनौती को चुनौती दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात एक बहुत बड़े खुलासे की। दिल्ली लाल किले ब्लास्ट मामले में एनआईए ने सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के कुलगाम और हंदवाड़ा में छापेमारी की। इस रेड के दौरान संदिग्ध ठिकानों से मिले दस्तावेज और डिवाइस की जांच भी की गई। आखिर दिल्ली ब्लास्ट का कश्मीर कनेक्शन क्या है, इस रिपोर्ट में मैं आपको दिखाता हूं। 10 नवंबर 2025, ये तारीख जो दिल्ली के हर नागरिक के जहन में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुए भीषण धमाके ने राजधानी को हिलाकर रख दिया था। इस हमले में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। ये सिर्फ एक धमाका नहीं, बल्कि एक सोची समझी आतंकवादी साजिश थी। बम ब्लास्ट हुआ है। इस हमले के बाद से जांच एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम और हंदवाड़ा में एनआईए और सीआरपीएफ का एक्शन देखने को मिला। जम्मू कश्मीर में 9 ठिकानों पर एनआईए की टीम ने छापा मारा। कुलगाम में अब्दुल अजीज के दामाद मोहम्मद शफी के घर पर छापेमारी की, जबकि हंदवाड़ा में एक व्यापारी के घर पर रेड कर कई सबूत इकट्ठा किए गए। इस दौरान भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। एनआईए और सीआरपीएफ ने इलाके की गहनता से जांच की। अधिकारियों ने दोनों जगहों की तलाशी ली और दस्तावेजों और उपकरणों की जांच की। इस दौरान ना ही किसी बाहरी को अंदर जाने और न अंदर से किसी को बाहर जाने की इजाजत है। घर के अंदर मौजूद लोगों से पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में हुए लाल किला धमाके की प्लानिंग यहीं से की गई थी। ये 3 मकान जो नौगाम के हैं, इनको खंगाला गया और कहीं ना कहीं आज एक बड़े पैमाने पे जो है एनआईए ने कार्रवाई की है। और फिर से एक बार जो दिल्ली मॉड्यूल दिल्ली बम ब्लास्ट की बात करें या फिर वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की बात करें, तो उसको कहीं ना कहीं तह तक उसकी पहुंचने तक के लिए जो है एनआईए लगातार कोशिश में जुटी हुई है। और एनआईए की टीम ने आज कश्मीर की 9 लोकेशंस पे रेड की। कुछ अहम दस्तावेज यहाँ पर बरामद किए गए। इससे पहले दिल्ली में हुए आतंकी धमाके की जांच के सिलसिले में एनआईए ने कश्मीर घाटी में बड़े पैमाने पर छापेमारी की थी। काजीगुंड, शोपियां और पुलवामा समेत कई ठिकानों में तलाशी अभियान चलाया गया था। जांच एजेंसी ने डॉक्टर अदील, जासिर बिलाल, मौलवी इरफान, डॉक्टर मुजम्मिल और आमिर राशिद से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई की थी, जो दिल्ली ब्लास्ट मामले में सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। ये कार्रवाई हाल ही में व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी हुई थी। नौगाम में ही यहाँ जैश मोहम्मद के पोस्टर्स लगे थे और उन पोस्टर्स के बाद जब जांच शुरू की गई श्रीनगर के एसएसपी द्वारा, तो उसमें पाया गया कि एक जो इमाम था कि हाँ यही नौगाम की एक मस्जिद का वो मुलविस था। इमाम तक जब हाथ पहुंचा तो फिर ये सारा जो मॉड्यूल है वो बस्ट हुआ, जिसमें पता चला कि डॉक्टर उमर, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजफ्फर, इतने बड़े बड़े जो डॉक्टर्स थे वो इसमें इन्वॉल्व थे। 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाका हुआ था। यह हमला उस वक्त हुआ जब कार में सवार आतंकी उमर ने ट्रैफिक सिग्नल के पास खुद को विस्फोट कर उड़ा लिया था। जिस मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। एजेंसी कई सुरागों पर काम कर रही है ताकि हमले के पीछे की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो सके और अन्य शामिल लोगों की पहचान हो सके। जांच में अब तक 11 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें डॉक्टर, ओवरग्राउंड वर्कर्स और अन्य लोग शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तान के भेजे हुए मोहरों का हाथ था और अब कुछ वैसी साजिश पाकिस्तान के आतंकी कृष्ण नगरी मथुरा में कर रहे हैं, जहां से पाकिस्तान की जासूस, जिसका कथित नाम है मीरा, जो रिक्शा चलाती है मथुरा के अंदर, तो गिरफ्तार किया गया। ये लड़की अवैध हथियार के तस्करों के साथ संलिप्त थी। ये लड़की अपराधियों के साथ नेक्सस तैयार कर रही थी। उसका सीधा संपर्क था पाकिस्तान में बैठे हुए हैंडलर्स के साथ। गाजियाबाद से गिरफ्तार पाकिस्तानी जासूसों से पूछताछ में हैरान करने वाला खुलासा हुआ। कुछ दिन पहले हमने बताया था कि राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी का मंदिर पाकिस्तानी दहशतगर्दों के निशाने पर था। सवाल ये कि आतंकियों का टारगेट मथुरा भी था, क्योंकि यूपी पुलिस की जांच में सामने आया कि कृष्ण नगरी में कई पाकिस्तानी जासूस मौजूद थे और इन नापाक एजेंट्स की सरगना थी मीरा। गाजियाबाद पुलिस की गिरफ्त में खड़ी साधारण सी लड़की के कारनामे बेहद सनसनीखेज। ये दिखावे के लिए मथुरा की गलियों में ई रिक्शा चलाती थी। अपना नाम मीरा बताकर खुद को कृष्ण भक्त दिखाने की कोशिश में थी, मगर असली काम था अवैध हथियारों की तस्करी करना, बदमाशों गैंगस्टर्स का नेटवर्क बनाना और पाकिस्तानी हैंडलर्स से संपर्क साधना। यूपी पुलिस की लिस्ट में मीरा का नाम टॉप पर था, क्योंकि यही पाकिस्तानी जासूसों के नेटवर्क की सबसे अहम कड़ी, जो मथुरा के कई अपराधियों और हथियार तस्करों को एक सूत्र में जोड़े हुए थे। इस केस में मुकदमा दर्ज है, जो कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और बीएनएस की सुसंगत धाराओं में, उसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग भूमिका रही है, जिसके थ्रू किसी न किसी तरीके से उनके द्वारा इस जो क्राइम है उसमें एड किया गया है, उस क्राइम में सहयोग अपनी सहभागिता दी गई है, और उसी के हिसाब से माननीय न्यायालय के समक्ष इनको प्रस्तुत करके गिरफ्तारी की है। मीरा को दिल्ली पुलिस ने पिछले साल भी अवैध हथियारों की तस्करी के सप्लाई के आरोप में गिरफ्तार किया और पता चला कि मीरा का संपर्क कई अवैध हथियारों के डीलर्स से था। पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क में जैसे जैसे गाजियाबाद पुलिस जांच कर रही है, वैसे वैसे तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं। गाजियाबाद पुलिस ने मीरा नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया है। मीरा पाकिस्तानी हैंडलर्स के उस ग्रुप से जुड़ी हुई थी, जिसमें पाकिस्तानी हैंडलर्स डायरेक्ट बातचीत करते थे और मीरा उसकी एक्टिव सदस्य। पेशे से मीरा ई रिक्शा चलाती थी, लेकिन ई रिक्शा की आड़ में मीरा हथियारों की तस्करी करती थी। छोटे बदमाश से लेकर बड़े गैंगस्टर तक हथियार सप्लाई करने का भी काम करती थी। पिछले साल दिल्ली पुलिस ने मीरा को हथियार सप्लाई करने के मामले में स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था और अब इस जासूसी ग्रुप में भी मीरा बेहद एक्टिव सदस्य है। मथुरा में ई रिक्शा वाली मीरा ही नहीं, बल्कि फरीदाबाद में पंचर की दुकान लगाने वाला नौशाद, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के अलग अलग हिस्सों में ट्रक चलाने वाले ड्राइवर भी पाकिस्तान के खुफिया गैंग के मेंबर बन चुके थे। गाजियाबाद पुलिस ने जब ई रिक्शा ड्राइवर मीरा के साथ पंचर बनाने वाले नौशाद को गिरफ्तार किया तो हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। पता चला कि इस जासूसी नेटवर्क में 50 से ज्यादा ट्रक ड्राइवर थे। इन्हें पैसे का लालच देकर वीडियो बनाने को कहा गया। ये ट्रक ड्राइवर सैन्य ठिकानों और पर्यटन स्थलों का वीडियो बनाते थे, जिसे गणेश नाम का नेपाली युवक पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को भेजता था। मुंबई में रहने वाले गणेश ने ट्रांसपोर्ट में काम करते हुए करीब 50 से ज्यादा ट्रक ड्राइवर्स को पैसे का लालच देकर जोड़ा और उनसे संवेदनशील जगहों की वीडियो मंगवाता था। आशंका है कि मीरा, नौशाद, सुहेल और इरम जैसे देशद्रोही तो चंद मोहरे हैं, देश में ऐसे कई गिरोह एक्टिव हैं जो हिंदुस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की एजेंसीज के लिए काम कर रहे हैं और देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। गाजियाबाद से राजू राज के साथ रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों पर लगातार शिकंजा कस रहा है। इसकी तस्दीक बरेली में योगी फोर्स का एक्शन वो बता रहा है। गौकशी करने वालों का 24 घंटे के अंदर हिसाब किया जा रहा है। गौकशी के आरोपियों पर हुई सख्त कार्रवाई में एक बार फिर साफ दिखाई दिया कि उत्तर प्रदेश में कानून तोड़ने वालों से कोई नरमी बरती नहीं जाएगी। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत गौ हत्या गौ पर एक कठोर कानून प्रदेश के अंदर बना। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर गौ तस्करी को नो इफ नो बट यूपी में गोकशी की तो इलाज सिर्फ और सिर्फ पीतल। योगी फोर्स का क्लियर मैसेज है कि गौ माता के दुश्मनों पर कोई रहम नहीं होगी। जिसने भी गोकशी की उसका हिसाब अब बुलेट से किया जाएगा और इसकी तस्दीक करती है ये दो तस्वीरें। बरेली में 24 घंटे पहले फरीदापुर के नाले में गोवंश के अवशेष मिले। तस्वीरें सामने आई तो हिंदू संगठनों में आक्रोश फूट पड़ा। सड़क पर प्रदर्शन,
नारेबाजी और कार्रवाई की मांग, लेकिन सिर्फ 24 घंटे के भीतर ही योगी फोर्स एक्शन में आई और गोकशी के आरोपियों को ऐसा सबक सिखाया गया कि अब गोमाता के ये दुश्मन जिंदगी भर अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। ये बरेली के महापापी जो शहर के सौहार्द को बिगाड़ रहे थे, माहौल को खराब कर रहे थे और मौलाना के शहर में गोकशी को अंजाम दे रहे थे, लेकिन योगी फोर्स से इनका जैसे ही सामना हुआ तो अब लंगड़ा रहे हैं, माफी मांग रहे हैं और अपने गुनाह से तौबा कर रहे हैं। गलती हो गई दरअसल शनिवार को बरेली के फरीदापुर के नाले में गोवंश के अवशेष मिले थे, जिसकी खबर पुलिस को दी गई। उसके बाद अगले दिन यानी रविवार को भी इस नाले में गोवंश के अवशेष को फेंका गया, जिसके बाद पुलिस ने अपना नेटवर्क एक्टिवेट किया और शहर में गोकशी करने वाले गैंग का पता लगा लिया। चेकिंग के दौरान जब इस गैंग के गुर्गे को पुलिस ने रोका तो पुलिस पर ही फायरिंग करने लगी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 3 गोकशों को एनकाउंटर में धर दबोचा। एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्ति आते दिखे, जिनको चेकिंग हेतु रुकने का इशारा किया गया, जिस पर उनके द्वारा रुकने के स्थान पर पुलिस टीम पर फायरिंग करती, जिस पर आत्मरक्षा सिखलाए गए तरीके से पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिंग की गई। बदमाशों के कब्जे से गोकशी में प्रयुक्त होने वाले उपकरण जैसे कुल्हाड़ी, चाकू, रस्सा, बोरी, पॉली बैग आदि बरामद हुए। उत्तर प्रदेश में गोकश और तस्करों का बचना मुश्किल है, ये चेतावनी खुद सीएम योगी भी दे चुके हैं। 17 के पहले प्रदेश के अंदर स्लॉटर हाउसेस धड़ल्ले से चलते थे, व्यापक तस्करी होती थी, आस्था के साथ खिलवाड़ होता था। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत गौ हत्या गौ पर एक कठोर कानून प्रदेश के अंदर बना। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर गौ तस्करी को रोका, तमाम गोवंश निराश्रित होकर के सड़कों पे आया। आज 7,727 से अधिक गो आश्रय स्थल उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हैं, जिनमें 16 लाख से अधिक गोवंश संरक्षित है। सहारनपुर से लेकर जौनपुर तक, लखनऊ से फतेहपुर और प्रतापगढ़ तक, आगरा और उन्नाव में भी अपराधियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। पुलिस की सख्ती का असर ऐसा कि कई आरोपी खुद ही सरेंडर करने को मजबूर हो रहे हैं और जो कानून को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें ऐसा सबक सिखाया जा रहा है कि वे दोबारा अपराध करने से पहले 100 बार सोचेंगे। योगी फोर्स के इस सख्त रवैये का ही नतीजा है कि अपराध का ग्राफ लगातार नीचे आ रहा है और यूपी में अपराधियों में खौफ है। ब्यूरो रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में जंग का असर पूरी दुनिया पर तो है, लेकिन सबसे ज्यादा त्राहिमाम पाकिस्तान में है, जहां तेल की कीमतों में लगातार उछाल हो रहा है। हाल ये है कि पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है वो आसमान पर है। पाकिस्तान की आवाम शहबाज सरकार पर भड़की हुई नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट में जंग की आग भड़की, मगर पाकिस्तान के चूल्हे बुझने के कगार पर। मिडिल ईस्ट में तेल की सप्लाई पर असर पड़ा और पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। हाल ये है कि पाकिस्तान के कई पेट्रोल पंप बंद होने के कगार पर हैं और कहीं कहीं तो ताले भी लग गए हैं, यानी ये पेट्रोल पंप पूरी तरह से सूख चुके हैं। कराची से लेकर लाहौर और सिंध से इस्लामाबाद तक पेट्रोल के लिए लंबी कतार और आसमान छूती कीमतों से पाकिस्तानी आवाम की हालत पतली हो गई है। अब कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हो गए हैं, जिसका सीधा असर वहां की आवाम पर पड़ने लगी है। पाकिस्तान में तेल की कीमतों में करीब 200% तक की उछाल देखने को मिल रही है। पाकिस्तान में पेट्रोल 266.17 रुपए से बढ़कर 321.17 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं डीजल भी 280.86 रुपए से बढ़कर 335.86 रुपए प्रति लीटर हो गया। यही नहीं, हाई ऑक्टेन ईंधन पर टैक्स को 100 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए प्रति लीटर कर दिया। घरेलू उड़ानों के किराए में 2800 से 5000 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में ये वृद्धि 10,000 से 28,000 रुपए तक पहुंच गई है। पाकिस्तान में तेल को लेकर त्राहिमाम क्यों है, उसकी वजह भी समझ लीजिए।
दरअसल पाकिस्तान के पास 7 दिन का ही कच्चा तेल बचा है, डीजल का भी 17 दिन का ही स्टॉक है, पेट्रोल का स्टॉक भी 20 से 22 दिन से ज्यादा का नहीं और जेट फ्यूल तो 10 दिन का ही है, साथ ही एलपीजी का स्टॉक सिर्फ 6 दिन का ही है। यानी मिडिल ईस्ट में जंग तेज हुई और तेल की कीमतें बढ़ी तो पाकिस्तान के लिए हालात और मुश्किल हो सकते हैं। पहले से ही कर्ज में डूबे जिन्नालैंड के लिए महंगा तेल आयात करना किसी आफत से कम नहीं है और दाने दाने के लिए तरस रही पाकिस्तानी आवाम के लिए भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। एक तरफ पाकिस्तान मिडिल ईस्ट की जंग से परेशान है तो दूसरी तरफ मुल्क के मुल्क में धुरंधर की दहशत। जिस फिल्म ने भारत समेत दुनिया में तहलका मचा दिया, उसी फिल्म को देखकर पाकिस्तानी भी खौफ में हैं और डर की वजह से फिल्म के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। दिखाते हैं आपको कैसे पाकिस्तान में धुरंधर का खौफ चल रहा है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर द रिवेंज ने दुनिया भर में तहलका मचा रखा है और इससे पाकिस्तान भी अछूता नहीं है। लेकिन जहां एक तरफ भारतीय धुरंधर के लिए तारीफों की पुल बांध रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी जहर उगल रहे हैं। पाकिस्तानी अर्जुन रामपाल के मेजर इकबाल के किरदार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। वो मेजर इकबाल को एक सच्चा देशभक्त बता रहे हैं और कैमरे के सामने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर भी धुरंधर के बारे में चर्चा हो रही है, डिबेट किए जा रहे हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि इंडियन स्पाई लियारी में रहमान डकैत और उजैर बलोच के गैंग में घुसकर भारत के कई बड़े दुश्मनों का खात्मा करता है। पाकिस्तानी दावा कर रहे हैं कि ये दावा फर्जी है, लेकिन हम आपको साल 2009 का ये वीडियो दिखाते हैं जिसमें पाकिस्तानी सच को कबूल कर रहे हैं। रहमान डकैत की हत्या के बाद उजैर बलोच एसपी असलम से बहुत नाराज थे। पाकिस्तानी ये भी कह रहे हैं कि धुरंधर 2 में दिखाया गया सिर काटकर फुटबॉल खेलने वाला सीन फर्जी है। लेकिन 14 साल पुराना ये वीडियो देखिए जिसमें पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर पैनलिस्ट सच को स्वीकार कर रहे हैं। राकेश बेदी ने फिल्म में पाकिस्तानी नेता जमील जमाली का किरदार निभाया है। उनके काम की भी खूब तारीफ हो रही है, लेकिन रियल लाइफ के जमील अलग ही शेखी बगा रहे हैं। लेकिन फिल्मी जमील जमाली यानी कि राकेश बेदी का क्या कहना है? कुल मिलाकर भारतीय धुरंधर के एक्शन से पाकिस्तान में टेंशन है और उनका खौफ अब दुनिया के सामने आ चुका है।